हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज चर्चा शुरू करेंगे सेकेंडरी मार्केट से। ठीक है जी। कुछ बातें पहले बेटा इंट्रोडक्शन के तौर पर बता दो ताकि क्लियर रहे। सर मैंने ना आपको एक बात बोली थी कि किसी भी टीचर को पेपर बनाना होता है ना तो वो पूरी नॉलेज टेस्ट करना चाहता है। और भाई सामने देख लो, फाइनेंशियल मार्केट हम चैप्टर पढ़ रहे थे। दो पार्ट हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के फर्दर दो पार्ट हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। एक टीचर पेपर में यहाँ से भी कुछ देना चाहता है, यहाँ से भी देना चाहता है, यहाँ से भी देना चाहता है। ठीक है। अब सर मनी मार्केट में एक ही टॉपिक है, आप सहूलियत समझो, देगा ही ना टीचर। बाबू प्राइमरी मार्केट में एक ही टॉपिक है, मेथड ऑफ फ्लोटेशन। मैंने 5 बताकर खत्म करे थे, तो देगा ही ना टीचर। सर सेकेंडरी मार्केट में 6 से 7 टॉपिक हैं। अब यहाँ से एक आना है। अब थोड़े से समझदार बनो कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। इन दोनों को करके ढंग से अगर इसको हम थोड़ा एवरेज भी निभा जाए ना तो निभ जाएगा सब कुछ। और हम सिर्फ इसके पीछे पड़े रहें, ये भी ना होए और ये भी छोड़ दें तो हालात क्या है। ठीक है ना जी। खैर मैं तो कभी ऐसा सोचता ही नहीं, मेरी कभी सोच ऐसी रही नहीं। ठीक है जी। अगर बीएसटी में आपके 90% से कम आ गए और आप रेगुलर ब्रैच में भी थे, बेवकूफ़ी है फिर पढ़ना ट्यूशन लाना तक ऐसे पढ़ने पर। बीएसटी तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला, ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाने वाला। चलो फिर बाबू मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा कि सेकेंडरी मार्केट में आप कह दो जी हल्की हल्की, इतनी तगड़ी कराऊंगा। ठीक है ना, यही तो शेयर मार्केट है, इसी के तो किंग है भाई। ठीक है जी। चलो खैर समझेंगे बेटा चीज़ों को। बाबू एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें एक टॉपिक है बेटा, अभी शायद आज नोट्स की जरूरत ना पड़े, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है और उस ट्रेडिंग की सेटलमेंट कैसे होती है। ठीक है जी, आराम से समझना। बाबू अभी तक आप क्या जानते हो, अभी तक आप ये जानते हो कि मैं शेयर बेचूंगा और अगले ही सेकंड मेरे बैंक अकाउंट में पैसे होंगे, यही जानते हो ना। याद है पहला लेक्चर, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, यही पढ़ी थी ना थर्ड हेडिंग। यही बताया था ना कि अगर आपके पास शेयर है, डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है और आप बेचने में इंटरेस्टेड हो, सर इतने बायर्स हैं, इतने सेलर हैं शेयर मार्केट में कि आप बटन दबाओगे कि मैंने बेचा और अगले ही पलक झपकते ही बिका हुआ होगा और पैसे आ गए होंगे। यही जानते हो ना। थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, वो पता लग जाएगा क्या होगा। आओ जी सब सामने देखना समझना। बाबू मैं एक डायग्राम के थ्रू ये आपको समझाऊंगा। और एक बात और बेटा, ये डायग्राम ना मेरे दिमाग की उपज है। ठीक है, गूगल बाबा पे भी नहीं मिलेगा ढूंढोगे तो। ठीक है जी, आराम से समझ लेना। मैं ये टॉपिक को बहुत आसान कर देता हूँ इस डायग्राम के थ्रू, हर साल बच्चे इसको समझ के जाते हैं इसी डायग्राम से। तो पूरा फोकस करना, वरना बेटा लगे रह जाओगे, याद नहीं होने का टॉपिक कभी भी। क्लियर है। चलो लो बच्चों समझना ज़रा आराम से। सर मेरा ख्याल मैं आपको ये टर्म क्लियर कर चुका हूँ अच्छे से, डीमैट अकाउंट और इसकी जरूरत भी समझा चुका हूँ कि पुराने ज़माने में शेयर सर्टिफिकेट हो जाते थे, कट जाते थे, फट जाते थे, खो जाते थे, पार्ट शेयर बेचना हो, सर सब में ही परेशानियाँ थी। याद है ना, डुप्लीकेट कोई शेयर सर्टिफिकेट बना के खड़ा हो गया, परेशानियाँ ही परेशानियाँ थी। तो आज की तारीख में बेटा ये डुप्लीकेसी खत्म, ये पायरेसी खत्म हो गई। ठीक है ना, पार्ट शेयर बेचने की प्रॉब्लम खत्म हो गई। आज की तारीख में बेटा शेयर में ट्रेडिंग करनी है तो बाबू आपके पास डीमैट अकाउंट होता है जिसमें शेयर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंट्री की फॉर्म में। याद आ रही है आपको सारी बात, लास्ट लेक्चर में मैंने बात की है आपसे। ठीक है।
डीमैट अकाउंट की, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की, याद आ रही होगी शायद। बाबू अब ये समझो कि आप एक इन्वेस्टर हो, जब भी इन्वेस्टर हो तो बैंक और डीमैट अकाउंट दोनों होंगे आपके पास, सारे ब्रोकर्स के पास भी होते हैं, एज वेल एज बेटा स्टॉक एक्सचेंज के पास भी अपना बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट होती है, ठीक है। बाबू जब भी कोई इन्वेस्टर, मान लो आज आप सोचते हो, आपके दिमाग में आता है कि यार मैं ना शेयर खरीदने शुरू करूंगा, क्या करोगे? सबसे पहला काम पता है आपको क्या करना है? आज आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है, सबसे पहला काम क्या करना है बताओ? बाबू सबसे पहले आपको अप्रोच करना है किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? प्लीज यार मेरी तरफ देखो भी। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? अप्रोच करना है किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास। बाबू ये रजिस्टर्ड ब्रोकर ये किसके पास रजिस्टर्ड होता है? ये बड़े काम की बात है, अब ये समझना, फिर मैं इस मुद्दे पे वापस आऊंगा। ये किसके पास रजिस्टर्ड होता है? लो मैं बताता हूँ बेटा, एक अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होता है, जिस अथॉरिटी का नाम है सेबी। हो सकता है आपने 11th में इसका नाम सुना, मुझसे तो पक्का सुना हो। सेबी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सुना ना? मैं बता देता हूँ कब बना, क्या जरूरत थी बनाने की, सब कुछ, क्योंकि मेरा अगला टॉपिक भी यही है, ठीक है। जैसे ही मैं आज ये टॉपिक खत्म करूंगा, कल मेरा मुद्दा सेबी पर शिफ्ट होगा। वो ये सेबी कौन है, इसकी क्या जरूरत थी बेटा? 1980s में ना इंडियन शेयर मार्केट ने बड़ी ग्रोथ करी, आपको पता भी नहीं होगा शायद। इंडियन शेयर मार्केट 1850 की है, हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे, हमारे इंडिपेंडेंट होने से भी बेटा 100 साल पहले की है, ठीक है सर। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ पता है कब हुई इंडियन शेयर मार्केट की? 1980s में, जब दुनिया चप्पा चप्पा अवेयर होने लगा कि इंडियन शेयर मार्केट कोई चीज है। हर्षद मेहता ने किया था बहुत बड़ा फ्रॉड, हर्षद मेहता की वजह से फेमस हो रही थी। दब इकोनॉमी में पैसा लगाई जा रहे हैं लोग बेटा, उठा उठा के पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट में। और वो इंडिया में ना बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, जहाँ कहीं पैसा आता है ना, फ्रॉड साथ साथ चल के आते हैं। इतना पैसा आ रहा है 80s में मार्केट में, पूछो नहीं। पर बाबू हर कोई फ्रॉड भी कर रहा है, कोई ब्रोकर पैसे लेके भाग गया, आपने पैसे दिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दियो, उसने कहा कि ठीक है पैसे लिए, ऑफर आ रहा है, या उसने आपके पैसों की सिक्योरिटी तो खरीदी, उसके पास आगे डिलीवरी नहीं दिया आपको, अपने नाम से लेकर बैठ गया शेयर, पैसे आपने दिए थे। कंपनीज पैसा ले लेके फरार हो रही है, या कंपनी पैसा ले रही है, शेयर दे रही है, वो जो शेयर दे रही है वो डुप्लीकेट दे रही है, एक ही जैसे शेयर नंबर 10-10 लोगों को इशू कर रखा है, मतलब जिसका मन चाह रहा है वैसा फ्रॉड कर रहा है, कोई रोक ही नहीं किसी के ऊपर, जिसका मन चाह रहा है वैसा फ्रॉड कर रहा है। बाबू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत परेशान है, क्योंकि कोई पीनल प्रोविजन ही डिसाइडेड नहीं था। अब हर चीज की सजा इंडियन पीनल कोड में तो नहीं दोगे ना, एक ही लॉ में हर चीज की सजा है। क्या कहोगे? अगर कंपनी ने अगर कंपनी ने पैसे लेकर शेयर की डिलीवरी नहीं दी तो वही सजा है, और ब्रोकर पैसे लेके भागा वही सजा है, और कंपनी भाग गई पैसे लेके तो भी वही सजा है, सबकी सेम सजा है। और कोई पीनल प्रोविजन तो था ही, कोई लॉ ही नहीं था। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना परेशान होकर इन सब फ्रॉड से एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी बनाने की सोची, और उस सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी का नाम रखा सेबी, और इसको बेटा 1992 में बना दिया था। बाबू सेबी का काम पता है क्या है? सेबी का मेन काम है टू रेगुलेट द शेयर मार्केट। वैसे बता देता हूं, कंट्रोल तो बस पूरी मार्केट को करती है, पूरी की पूरी मार्केट को, पर वो उसका मेन फोकस, मेन ध्यान बेटा हमेशा सेकेंडरी मार्केट पर, हमेशा स्टॉक एक्सचेंज पर, हमेशा शेयर मार्केट पे बना रहता है। और आपको बता देता हूँ सेबी ने अपने बनते ही सबसे पहला काम क्या किया था? ये सारे ब्रोकर मेरे पास रजिस्टर्ड होंगे, सभी सब ब्रोकर्स मेरे पास रजिस्टर्ड होंगे, सबसे पहला काम। क्योंकि पता क्या भाई, रिंग बेस्ड ट्रेडिंग होती थी, आपने मुझे पता नहीं स्कैम 1992 देखी है कि नहीं देखी? देखना यार, मैं हमेशा कहता हूँ अगर ये चैप्टर सच में बहुत अच्छे समझने का शौक है ना, एक बार देख लेना, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। पुराने टाइम में रिंग बेस्ड ट्रेडिंग होती थी, ये रिंग था,
हजारों ब्रोकर खड़े होते थे इसमें, मेरे इतने बाय मेरे इतने सेल, ऐसे ट्रेडिंग होती थी मैनुअल। सिर्फ ब्रोकर ही होते थे, ब्रोकर ही आपस में ट्रेड करते थे। आपको पता ना सेकेंडरी मार्केट बिना ब्रोकर के नहीं चल सकती, देश का पीएम भी शेयर नहीं खरीद सकता। याद है ना, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ ये बात। तो ब्रोकर ट्रेडिंग करते थे, समझ में आ रही बात। अब वो कोई भी नीली शर्ट पहनते थे सारे ब्रोकर, ठीक है ना जी, और डार्क ब्लू कलर की पैंट जैसे स्कूल की ड्रेस होती है, लाइट ब्लू शर्ट हो रही है, तो कोई भी पहन के घुस जाए, कोई भी कहते मैं ब्रोकर हूँ, उसमें क्या है, तो ये काम हो जाते थे, पैसे खा जाते थे लोगों के। तो सेबी ने पहला काम पता क्या किया, जितने भी ब्रोकर होंगे इंडियन शेयर मार्केट में पहले मेरे पास रजिस्टर्ड होंगे, और जो मैनुअल सिस्टम था सारा कंप्यूटराइज कर दिया। और जितने भी ब्रोकर रजिस्टर्ड होते थे सेबी के पास, सेबी उन सबको एक यूनिक आईडी देता चला गया। जब भी ट्रेड करोगे उसी यूनिक आईडी से करोगे, तभी ट्रेड कर पाओगे, वरना ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अब एक बात बताओ, जितने अनरजिस्टर्ड ब्रोकर थे सब मार्केट से ऑटोमेटिकली आउट हो गए होंगे कि नहीं? जब यूजर आईडी नहीं मिला तो क्या हुआ, खत्म। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो बाबू अगर आज की तारीख में आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, मान लो मान्या का मन करता है जी मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, तो बाबू सबसे पहला काम क्या करना है, किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर को अप्रोच करना है कि मुझे आपके पास ट्रेडिंग करनी है, आप मेरा अकाउंट संभाल लो। पता है ब्रोकर क्या कहेगा कि जी हमारा एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट है, साइन कर दो। मान्य ने शर्तें पढ़नी शुरू करी कि ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट में शर्तें क्या है। सर मैं आपको सबसे काम की शर्त बता देता हूं जो कोई भी ब्रोकर आपसे एक्सपेक्ट करता है। देखो स्टॉक एक्सचेंज ना, शेयर मार्केट सिर्फ ब्रोकर को पहचानती है नाम से, आपको कभी भी नहीं पहचानती। और आपको भी कानून बनाना होगा ना, आप ऐसा ही बनाओगे, मैं समझाता हूं क्यों। सर पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़। आप ईमानदारी से बताना, उन 700 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना आसान होगा या 1 लाख ब्रोकर को? 700 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना आसान है 1 लाख ब्रोकर को? 1 लाख ब्रोकर को मानते हो सारे? बाबू स्टॉक एक्सचेंज पता है क्या कहता है ब्रोकर को, कि तेरे अकाउंट से, तेरे यूजर आईडी पासवर्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन डल गई ना, तू जिम्मेदार है। हम नहीं जानते इन्वेस्टर कौन है पीछे, हर ब्रोकर को समझा रखा है। तेरे अकाउंट से आईडी डल गया ना कि तूने 50,000 के शेयर खरीदे, तो मुझे तुझसे 50,000 चाहिए, मैं नहीं जानता इन्वेस्टर कौन है, इन्वेस्टर तू देख। समझ गया लॉ क्या है? हम 1 लाख लोगों को ही कंट्रोल कर सकते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा 700 करोड़ लोगों को। क्लियर हो रही है बात? अब बाबू ये इन्वेस्टर, मान्य इन्वेस्टर कहती थी ब्रोकर के पास जाके, जीरोधा मान्य इसका ब्रोकर है जी, मुझे आपके थ्रू डील करना है, शेयर खरीदने बेचने हैं। तो उसने कहा मेरा ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट है, रीड कर लो सारी टर्म्स एंड कंडीशन, साइन कर दो। पता है सबसे काम की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है? तो ब्रोकर ये कहता है सबसे काम की टर्म्स एंड कंडीशन में कि मैं कल को आपके बिहाफ पर कोई भी ट्रांजैक्शन डाल दूंगा, आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते जी मैंने नहीं कहा था, मैं पैसे काट लूंगा उस चीज के, या शेयर काट लूंगा उस चीज का। क्योंकि आपको पता है इसकी गिरेबान स्टॉक एक्सचेंज पकड़ लेगा, वरना ब्रोकर के इसकी आईडी से डाला 50,000 के शेयर खरीदे, ये मना कर दे, इसकी तो गिरेबान नहीं बच सकती, इसकी तो गिरेबान स्टॉक एक्सचेंज दवाई देगा, इसे तो मार ही देगा ना। तो बाबू ये भी आपसे लिखवा लेता है कि कल को मैंने आपके ब्याह पे ट्रांजैक्शन डाल दिया, आप डिनाई नहीं कर पाओगे, मैं आपसे पैसे निकलवाई दूंगा, पूरा एग्रीमेंट होता है। समझ में आ रही बात? बाबू आपने ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन कर दिया, सबसे काम की चीज। बाबू उसने कहा मेरे को 4 डिटेल और दे दो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, डीमैट अकाउंट डिटेल, ये मुझे 4 चीजें और चाहिए। आपने ये चारों चीजें भी उठा कर दे दी ब्रोकर को। हाँ अब आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। बाबू कभी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आए शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहला और सबसे कंपलसरी डॉक्यूमेंट क्या है, तो सब लिखेंगे पैन कार्ड, ठीक है। और डोंट टेल मी पेन की स्पेलिंग ये होती है PEN, बहुत मारूंगा भाई साहब, ठीक है ना। पैन कार्ड मतलब PAN, पैन कार्ड, ठीक है जी। फुल फॉर्म पता है? फुल फॉर्म पता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या बोलता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है जी। शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है पैन।
ठीक है, हम तो प्यार से बोलते हैं पैन, कितना अच्छा लगता है, बोल कर देखो तुम। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आ रही है अभी तक सारी, मैंने समझ में आ रहा सब, आगे बढ़ाए। तो बाबू इसने ब्रोकर को 4 डिटेल दे दी, क्या क्या दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, बैंक अकाउंट डिटेल, डीमेट अकाउंट डिटेल, एग्रीमेंट साइन करें, अभी ट्रेड कर सकती है, हाँ अब ये एलिजिबल है ट्रेड करने के। ठीक है बाबू, अगले दिन बैठी हुई ये जी बिजनेस देख रही थी एक न्यूज चैनल या जीरोधा का ऐप चला रही थी, इसने देखा एक कंपनी का शेयर, कुछ भी बोल देते हैं, कंपनी का नाम है यूनियन बैंक। ठीक है, ये यूनियन बैंक का शेयर 150 रुपये पे चल रहा है और यूनियन बैंक तरक्की करता जा रहा है। इसने कहा यार 100 शेयर खरीद ही लेती हूँ यूनियन बैंक के। ठीक है, इसने उठा के कॉल लगा दी जीरोधा में, एक काम करो यूनियन बैंक का शेयर ना 150 रुपये चल रहा है, 100 शेयर मेरे भी यहाँ पे उठा लो। ठीक है, उन्होंने कनेक्ट करा मेन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को और इसके बेहाफ पे शेयर उठा लिए 100 शेयर। ठीक है, समझ में आ रही है सारी बात। बाबू जैसे ही ब्रोकर ने शेयर उठाए, क्या करेगा ब्रोकर, बाबू इसके पास लीगल टाइम है 24 घंटे का, लेकिन ये 1 मिनट के बाद ही, 2 मिनट के बाद ही, 1 घंटे के बाद ही आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगा। क्या भेजेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या है ये, एक डॉक्यूमेंट का नाम है, क्या लिखा होता है उसमें मैं बताता हूँ। बाबू आपने कॉल करके कहा था 15,000 रुपए के शेयर खरीद लो, 150 रुपए का शेयर है, यूनियन बैंक का 100 शेयर खरीद लो, इसने शेयर खरीद ली। अब एक ईमानदारी से बात बताना, जैसे इसकी यूजर आईडी से ट्रांजैक्शन लगी होगी, खुद बताना इसकी गिरेबान फंसी हुई होगी कि नहीं 15,000 रुपए को, इसको डर लगेगा कि नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज को 15,000 देने हैं मुझे। 1 मिनट में लगाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट भेज देगा मेल पर, ठीक है ना, या जो कुछ भी आपने प्रूफ दिया होगा फोन नंबर पर। ठीक है, मेरी मेल पर आता है, रेगुलर आता है, दिखाऊंगा आपको, हजारों कॉन्ट्रैक्ट नोट पड़े, मैंने हजारों डील की है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या लिखा होता है, कुल मिला के 4 से 5 बातें, इधर देखना, द कंपनीज हुज शेयर आर परचेज्ड, सामने लिखा होगा यूनियन में, प्राइस एट विच शेयर आर परचेज्ड 150, नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड 100, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन 10:05:03 एंड द ब्रोकरेज चार्ज, और मेरी ब्रोकरेज कितनी है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट नोट में 5 बातें हमेशा देखने को मिल जाएंगी। इधर देखना, कंपनीज हुज शेयर आर बॉट, ये ज्यादा जरूरी है सर, कंपनीज हुज शेयर आर बॉट, प्राइस एट विच शेयर आर बॉट, क्वांटिटी ऑफ शेयर बॉट, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द ब्रोकरेज चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है सारी बात। बाबू कॉन्ट्रैक्ट नोट आने का मतलब क्या है, आपको प्रूफ मिल गया कि नहीं मिल गया इसने शेयर बाय कर दिया, फटाफट बताओ, प्रूफ मिल गया, प्रूफ मिलने का मतलब समझ गए, पैसे देने पड़ेंगे, जब प्रूफ आ गया आपके पास। बाबू आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे देते हो ब्रोकर को, यहां से 15,000 रुपये माइनस करे, ब्रोकर के बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये डाल दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो, बात समझ में आ रही, आगे बढ़ाएं। बाबू आपको पता है कि डायग्राम किसका है, शेयर मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंज का, सेकेंडरी मार्केट का। पता है सेकेंडरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज बिकती हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, याद है ना, ये प्राइमरी मार्केट थोड़ी है जो कंपनी बेच रही है और आप खरीद रहे हो। कौन बेच रहा होगा सर, दुनिया में कोई बैठा होगा जो आप में से ही बेच रहा होगा, तभी आप खरीद पा रहे हो, आप ही बेचोगे आप ही खरीदोगे, कंपनी तो नहीं है ना, बेचने वाले भी दुनिया में से ही हैं और खरीदने वाले भी, कंपनी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बिकती है ना, मान लो सांची के पास से सांची बेच रही है तो कोई खरीद रहा है, ऐसा तो खरीद ही नहीं सकते, कोई बेच रहा होगा तभी तो खरीद पा रहे हो। तो बाबू पिक्चर का दूसरा एंगल भी समझ लो, इधर देखना, बाबू सांची ने यूनियन बैंक का शेयर खरीदा था मान लो 100 रुपए का, आज बढ़ते बढ़ते वो 150 हो चुका है, इसको लगा कि भैया ये सैचुरेशन की स्टेज पे आ चुका है, इसने बहुत कमाई दे दी, बस अब बेच देती हूँ इसको। ठीक है, इसने अपने ब्रोकर को कॉल लगाई, कुछ भी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, जीरो हो सकता है, कि काम करो 100 शेयर बढ़े हैं मेरे पास, 150 का दाम चल रहा है यूनियन बैंक, बेच दो। इसने कनेक्ट करा मेन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को, इसने सौदा डाल दिया, इसे ये हिंदी टर्म है ऐसे ही बोली जाती है,
सौदा डाल दिया और बाबू वो मैच हो गया, ठीक है, किसी ने खरीद लिया, आपने बेच दिया। बाबू 24 घंटे के अंदर अंदर ये भी कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। और ईमानदारी से बताना 24 घंटे लगाता होगा, इसकी यूजर आईडी से डल गया कि 100 शेयर बेचने हैं यूनियन बैंक के, इसकी गिरेबान पकड़ लेगा स्टॉक एक्सचेंज, 100 शेयर लेके आया यूनियन बैंक के, कहीं से लेके आया। मानते हो कि नहीं मानते? समझ में आ रही है सारी बात? सर ये क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा इन्वेस्टर को। क्या लिखा होगा? कंपनीज whose शेयर आर सोल्ड। यहाँ क्या लिखा था? बॉट और परचेज्ड। किस कंपनी के शेयर बेचे? यूनियन बैंक। प्राइस एट विच शेयर आर सोल्ड? 150। बाबू क्वांटिटी ऑफ शेयर सोल्ड 100। डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन 10 बज के वही 4 मिनट और 5 सेकंड जो भी था मैंने पहले बोला था, ठीक है जी। एंड ब्रोकरेज चार्ज। क्लियर है बात? अच्छा, आपको प्रूफ मिल गया कि शेयर बिक गए? कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया मतलब प्रूफ आ गया कि शेयर बिक गए। बाबू आप क्या करोगे, अपने डीमैट अकाउंट में से 100 शेयर माइनस करोगे यूनियन बैंक के, और ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में 100 शेयर प्लस कर दो। अब तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? पक्का से? ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ आगे की बात। सर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके शेयर बिके और तुरंत पैसे आ गए। ये बात मैंने फर्स्ट डे बोल दी थी ना कि शेयर बिकेंगे अभी और अभी पैसे आएंगे। सर बिक अभी जाएंगे, पक्की बात, कोई डाउट नहीं है, पर पैसे आने में, सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। और आपको दिखाई दे रहा है मैं अभी सेटलमेंट ही सिखा रहा हूँ, कैसे कोई भी ट्रांजेक्शन डलती है और उसकी सेटलमेंट होती है। सर ये कितना टाइम लगता है बता देता हूँ बाबू। ये टाइम लगता है 3 दिन का। लो सामने देखना, 3 अलग अलग दिन है। एक को हम बोलते हैं टी डे। क्या बोलते हैं? टी डे। टी डे मतलब ट्रांजैक्शन वाला दिन, ट्रांजैक्शन डे। फिर अगला दिन है उसे बोलते हैं T+1 डे, और फिर उससे अगला दिन है उसे बोलते हैं T+2 डे। कोई भी ट्रांजैक्शन जो टी डे पे डलती है उसकी सेटलमेंट कब होती है? T+2 डे पे। यानी कि अगर आपने मंडे को कोई ट्रांजैक्शन डाली तो उसकी सेटलमेंट कब होगी? वेडनेसडे को। वैसे बता देता हूँ, लास्ट ईयर में ऐसे ही बैठा बैठा पढ़ा रहा था T+2 डे, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है उस चीज़ की। मैंने बच्चों को बोला कि बहुत जल्दी ना मैं दिखाऊंगा आपको कि सेटलमेंट भी टी डे में होगी, यानी कि अगर कोई ट्रांजेक्शन टी डे में डलेगी उसकी सेटलमेंट भी टी डे में ही होगी। मैंने ऐसा बोला उनको। कुछ हफ्ते से 10 दिन के बाद सेबी की जजमेंट आई कि अब ट्रांजैक्शन जो टी डे पे होगी उसकी सेटलमेंट T+1 डे पे हम कर रहे हैं। T+2 डे से कहाँ पे आ गए? T+1 पे आ गए। मुझे लगता है बहुत जल्दी आप जरूर देख लोगे, शायद इसी साल में, कि जो ट्रांजैक्शन टी डे पे डलेगी वो सेटल भी टी डे पे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सीबीएसई क्या इतनी जल्दी चेंज करता है? नहीं, आपको पढ़ना क्या अभी भी T+2 ही पढ़ना है। ठीक है जी, अभी चेंज नहीं हुआ बुक में, होएगा भी इस साल। पढ़ना आपको T+2 ही है। ठीक है, तो मैं सारी कहानी T+2 के हिसाब से घुमा रहा हूँ। इन रियल लाइफ T+1 हो चुका है और टी भी हो जाएगा बहुत जल्दी। क्लियर है बात जो मैंने बोली? सब समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए। कोई ट्रांजैक्शन अगर मंडे को डली तो उसकी सेटलमेंट कब होगी? वेडनेसडे। इधर देखना, मंडे अगला दिन, ट्यूसडे अगला दिन, वेडनेसडे। अच्छा, अगर कोई ट्रांजैक्शन फ्राइडे को डली, ट्यूसडे, फ्राइडे को डली, सैटरडे संडे ऑफ है शेयर मार्केट, मंडे ट्यूसडे। अगर फ्राइडे को डली तो, सॉरी थर्सडे को डली तो बताओ मंडे, क्योंकि अगले दिन है फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी, देन मंडे। ठीक है जी। यार ये तो बात पक्का है कि सिक्योरिटी बिक जाती है, सांची ने बेची बिक गई, पर पैसे आने में 2 दिन लगेंगे, पैसे इंस्टेंट नहीं आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। चलो खैर बाबू, तो इतना काम हो चुका है अभी टी डे पर। इधर देखना, मैं चाहूंगा वैसे आपसे कि मैं अलग अलग डायग्राम बनवाऊं। ठीक है, जो मैंने आपसे 1-2 पेज ब्लैंक पीछे छुड़वाए हुए हैं वो इसलिए ही छुड़वाए हुए हैं।
तो मैं आपसे पता है क्या चाहता हूं कि आप टी डे का डायग्राम बिल्कुल अलग बनाओ, कि आपको पता होना चाहिए टी डे में कितना काम हुआ है, फिर T+1 में कितना हो चुका और T+2 में कितना। ठीक है जी। तो ये जो डायग्राम है ना टी डे का है, ट्रांजेक्शन वाले दिन इतना ही काम होता है कि इन्वेस्टर के हाथ से पैसे और सिक्योरिटी दोनों निकल चुके होते हैं, तो दोनों चीजें ब्रोकर के हाथ में होती है। दिखाई दे रहा है आपको? पक्का से एक पर्सन ना पे क्लिक कर दो, क्योंकि हम डायग्राम थोड़ी देर के बाद बनाएंगे, मैं फ्लो में पढ़ाता जाता हूँ। कोई भी एक पर्सन, अगर भाई आप ही कर लो। तो अब वो आज अगला दिन आ चुका है, अगले दिन का नाम है T+1 डे। ठीक है जी। आज के दिन क्या होगा बाबू? T+1 डे ट्रांजैक्शन प्लस उससे अगला दिन। T+1 डे को ना बेटा हम प्यार से बोलते हैं पे इन डे। क्या बोलते हैं बेटा? पे इन डे। ठीक है, सब पे कर दो बेटा। अच्छा जी, किसको पे करना पता लग जाता है। पे इन डे मतलब बाबू आज के दिन ना ब्रोकर की पोजीशन हो जाती है न्यूट्रल और सब कुछ पहुंच जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास। मतलब बेटा ये स्टॉक एक्सचेंज इस ब्रोकर को मैसेज करती है, हाँ भाई कल तूने कहा था 15,000 रुपए के यूनियन बैंक के शेयर खरीद रहा है तू, 100 शेयर 150 के हिसाब से, लफड़ाउट 15,000 रुपए दे। और यहां से इसको मैसेज जाएगा, हाँ भाई तू क्या कर रहा था, 100 शेयर बेच रहा था 150 पे यूनियन बैंक के, तेरी यूजर आईडी से ट्रांजेक्शन डली है, फटाफट 100 शेयर दे। आ गया अलर्ट। क्या होगा सर? ये पे करेंगे। ब्रोकर ने भी पे कर दिया और दूसरे ब्रोकर ने भी पे कर दिया। दुनिया के किसी कोने में बैठा ब्रोकर, दुनिया के किसी कोने में बैठा ये ब्रोकर, बाबू स्टॉक एक्सचेंज को पे कर दिया। इसने 15,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट से माइनस करे, स्टॉक एक्सचेंज को पहुंचवा दिए। इसने 100 शेयर अपने डीमैट अकाउंट से माइनस करे, स्टॉक एक्सचेंज को पहुंचा दिया। यानी कि क्या अब ब्रोकर के पास कुछ बचा? ब्रोकर की पोजीशन न्यूट्रल, गया हुआ है इन्वेस्टर की जेब से, पहुंचा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज की जेब में। बस इतना ही काम होता है T+1 डे पर। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से एक बार बताऊं, ये डायग्राम मैंने जब बनाया ना, मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कोई चीज इतनी अच्छी मैं बना सकता हूँ। मैं कभी, मुझको तो याद भी नहीं है, अब 8-9 साल पहले जब पढ़ाना शुरू करा, साल 2 साल के बाद मेरे दिमाग में आया कुछ चीजें क्रिएटिव करते हैं। पता नहीं है कैसे इतना अच्छा बन गया, मुझे भी नहीं पता। तब से मैं ऐसे ही बढ़ा रहा हूँ इस डायग्राम से, हर बच्चे को क्लियर हो जाता है बड़ा सहूलियत से कि क्या क्या होता है शेयर मार्केट में। ठीक है जी, कोई दिक्कत है परेशानी तो नहीं? और कमाल की बात पता है क्या है? देखो नाम है पेइंग डे, मेरे डायग्राम के हिसाब से भी सब कुछ इन हो रहा है। सब कुछ इन, सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज के पास आ रहा है। ठीक है, लास्ट डे आ गया, इसका नाम है T+2 डे। क्या नाम है बेटा? T+2 डे, प्यार से बोलते हैं पे आउट डे, या और भी एक नाम से जाना जाता है इसको, रोलिंग सेटलमेंट साइकिल। 3 नाम है इसके, T+2 डे बोल लो, पे आउट डे बोल लो, रोलिंग सेटलमेंट साइकिल बोल लो। ठीक है जी बेटा, जब मैं था ना 12th क्लास में, तो मैंने T+7 डे पढ़ा हुआ है, T+7। ठीक है, लास्ट ईयर T+2 पढ़ाया, T+1 आ चुका है। ठीक है, बहुत जल्दी टी डे देखोगे तुम, बहुत जल्दी। ठीक है जी, मेरी 12th 2010 में हुई बाबू। ठीक है, हूँ बस, क्या कर सकते हैं भैया, डेवलपमेंट एक टाइम मांगता है। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं। आज आ गया T+2 डे, समझदार को इशारा काफी। स्टॉक एक्सचेंज इस ब्रोकर को पूछेगी, हाँ भाई कल तूने 15,000 दिए थे, ये पकड़ दे रहे 100 शेयर। स्टॉक एक्सचेंज ने अपने डीमैट से माइनस करे और ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में प्लस कर दिए 100 शेयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही बात? स्टॉक एक्सचेंज इस ब्रोकर से पूछेगी, हाँ भाई 100 शेयर दिए थे तूने, ये पकड़ तेरे 15,000। और क्या ये पैसे और शेयर ब्रोकर के हैं? ब्रोकर को तो ब्रोकरेज ही मिलती है ना,
ये किसके, इन्वेस्टर्स के है ना सर। ये अपने डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट में पैसा और शेयर नहीं रखेंगे, जिसके यहाँ उसको पहुंचवा देंगे तुरंत। यानी कि बेटा ये अपने डीमैट अकाउंट से 100 शेयर्स माइनस करेगा और बेटा इन्वेस्टर के डीमैट में 100 शेयर प्लस कर देगा। सेम वे ये अपने बैंक अकाउंट से 15,000 रुपये माइनस करेगा, इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये प्लस कर देगा। ठीक है। और अगर समझदार हो ये कंक्लूजन जरूर देख लेना जो हुआ। 15,000 गए, 100 शेयर आ गए, 100 शेयर गए, 15,000 रुपये आ गए। बीच में किस किस ने कितना रोल निभाया सब पता लग गया, किस किस दिन निभाया ये भी पता लग गया। क्लियर है बात? देख लो। बहुत बढ़िया। तो वो स्टॉक एक्सचेंज ना पहले ही कमा चुकी होती है कंपनी से। याद है मैंने कल एक बात बोली थी, कल पता नहीं मतलब कल का मतलब तो खैर सैटरडे से ही है, लास्ट वर्किंग डे से, पता नहीं फ्राइडे बोली थी या सैटरडे, याद कराता हूँ। याद है मैंने एक बात बोली थी कि हर कंपनी जब भी आपसे एडवांस पैसा लेती है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में बोली थी, आपसे एडवांस पैसा लेती है, आपको शेयर देने से पहले एक स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट कराती है। याद है बोली थी कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट कराना जरूरी है, सबको पता है। जब शेयर लिस्ट कराने जाती है तो बाबू क्या बोलता है स्टॉक एक्सचेंज, लिस्ट तो कर लूंगा, कल से आपके शेयर का दाम भी निकाल दूंगा डिमांड सप्लाई पे, लेकिन मेरी एक फीस है वो देनी पड़ेगी आपको, बोली थी ना, वो कमाई। ठीक है। वो पहले ही कमा चुकी होती है, लमसम में करोड़ों रुपए ले चुकी होती है एक एक कंपनी से। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए बाबू। मैंने ना इसमें कुछ डायग्राम में बहुत सारी बातें भी नहीं भी डाली, क्योंकि अगर सब कुछ मैं डायग्राम में डाल दूंगा ना तो रो दोगे ही नहीं, कंफर्म है मुझे बात। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने पूरे डायग्राम में कहीं भी ब्रोकरेज डाली? बोला ना खाली। अगर मैं ब्रोकरेज की भी अमाउंट डालने लगूँ या 15,000 50 रुपए तो रो ही दोगे तुम, कैलकुलेशन इतनी मुश्किल हो जाएगी। मैंने कुछ चीजें नहीं बोली अभी आपको, मैं बोलूंगा टॉपिक के साथ साथ चलते चलते। फिलहाल बताओ मुझे सब कुछ क्लियर हुआ? ये वाला डायग्राम पूरा क्लियर है ढंग से? एक काम करो ये डायग्राम ना ड्रॉ कर लो, पर किसी भी पेज पे जिस पे ड्रॉ करोगे उसके 3 हिस्से चाहिए मुझे। एक पे आपने लिखा होगा टी डे और उसका डायग्राम आकाश के ग्रुप में बहुत भेज रहे हैं, ठीक है जी। फिर लिखा होगा T+1 डे, मैं इरेज करके इसको T+1 पे लेकर आ रहा हूं और फिर मैं बना दूंगा T+2 डे, ठीक है जी। लो मैं इसको इरेज करके पहुंचा रहा हूं। ये T+1 डे का डायग्राम है, ठीक है। पहले टी डे का डायग्राम ड्रॉ कर लो जो ग्रुप में है, फिर T+1 का कर लिया। ये T+1 डे का डायग्राम है, ठीक। फटाफट से करना शुरू करना। T+2 डे पे क्या होगा, ये 15,000 रुपये यहाँ से ट्रांसफर इस ब्रोकर के पास और यहाँ से 100 से ट्रांसफर दूसरे ब्रोकर के पास, क्योंकि इनको बिलोंग नहीं करते ये भी नहीं रखेंगे अपने पास। ये 100 शेयर हैंड टू हैंड माइनस करेगा, इन्वेस्टर को दे देगा। ये 15,000 रुपये हैंड टू हैंड माइनस करेगा, दूसरे इन्वेस्टर को दे देगा। ये हो जाएगा T+2 डे। नोट डाउन कर लेना, रखेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।